नमस्कार दोस्तों, अभी अभी बड़ी खबर निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से पंगा लेना भारतीय जनता पार्टी के दो दिग्गज नेताओं को भारी पड़ गया है। बताएंगे आपको पूरी खबर। वहीं आपको बता दें, अगर आपके पास भारतीय स्टेट बैंक का एटीएम है तो अब ऐसा करने पे आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, रेलवे में निजीकरण को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में ईवीएम और पोस्टल बैलेट पेपर से वोट डालने को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला आ गया है। दोस्तों, क्या कुछ है पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपको भी लगता है कि इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन जीतकर सरकार बनाएगी या फिर क्या भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली एनडीए दोबारा से सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, कमलनाथ को चीनी एजेंट बताकर घिरे बीजेपी के ये दिग्गज नेता। जी हां, आपको बता दें, लद्दाख सीमा पर गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के धोखे से पूरे देश गुस्से में है। हर तरफ आक्रोश के स्वर सुनाई दे रहे, तो वही इसे लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है। इस मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा और मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा को लीगल नोटिस भेज दिया गया है। जी हां, 2 दिन पहले केंद्र सरकार द्वारा 59 चीनी ऐप पर बैन लगाया गया था और इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस जहां बीजेपी पर चीनी मसले पर चुप्पी साधने का आरोप लगाकर लगातार तीखे वार कर रही है, तो वहीं बीजेपी भी पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पिछले दिनों बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ को लेकर की गई इस टिप्पणी पर अब लीगल नोटिस भेज दिया गया है। पूरे मामले को लेकर कमलनाथ की ओर से बीजेपी के दोनों नेताओं को लीगल नोटिस भेजा गया और आरोप लगाया गया कि उनकी छवि धूमिल करने की मंशा से बिना जानकारी इस प्रकार की बयानबाजी दी गई है। बता दें कि पिछले दिनों चीन का मुद्दा गरमाने के बाद बीजेपी के इन दोनों नेताओं ने कमलनाथ पर केंद्र में मंत्री रहते हुए चीन को फायदा पहुंचाने और उनके चीनी एजेंट होने जैसा बयान दिया था। दोनों बीजेपी नेताओं ने अपने बयान में कमलनाथ के उस कार्यकाल का जिक्र किया था जब वो यूपीए की सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। बीडी शर्मा और प्रभात झा के कहा था कि कमलनाथ ने चीनी को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया था। बहरहाल उन्होंने यह बयान किन तथ्यों के आधार पर दिया था ये तो पता नहीं है, लेकिन अब उन्हें इस पर स्पष्टीकरण देना पड़ सकता है। उन्हें यह लीगल नोटिस कमलनाथ के वकील वरुण तनखा द्वारा भेजा गया है। तनखा ने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने चीनी कंपनियों की तरफदारी करने के आरोपों पर झा और शर्मा को कानूनी नोटिस भेजे हैं। उन्होंने कहा कि नोटिस में भाजपा के दोनों नेताओं द्वारा कमलनाथ के खिलाफ अपमानजनक बयानों पर ध्यान आकर्षित किया गया है, जो कि 26-27 जून को अनेक अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित किया गया था। वकील ने कहा कि इन झूठे आरोपों के समर्थन के लिए कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं है। कमलनाथ ने 2004 से 2009 तक केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री रहते हुए अपने कार्यकाल में जो फैसले लिए वो नियमों के अनुसार थे। वही अगली बड़ी खबर में बिहार विधानसभा चुनाव में ईवीएम और पोस्टल बैलेट पेपर से वोट डालने को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला आ गया है। यह बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत में होने वाले, ऐसे में चुनाव आयोग ने कोविड-19 की वजह से कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए, जिससे कोरोना के इस दौर में चुनाव कराने में मुश्किल न आए। चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव को देखते हुए नियमों में बदलाव भी करवाया ताकि कोरोना काल में सभी चुनौतियों का सामना किया जा सके। वहीं आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव और संदिग्धों को घर से वोट डालने की सुविधा दी गई है। आपको बता दें, अक्टूबर नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में कोरोना पॉजिटिव या फिर कोरोना संदिग्ध हो वो मतदाता घर से वोट डाल सकेंगे। साथ ही 65 वर्ष की उम्र से अधिक उम्र के मतदाता भी घर से वोट डाल सकेंगे। ऐसे मतदाताओं की पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान की सुविधा दी जाएगी। चुनाव आयोग ने कोरोना की वजह से बिहार चुनाव में बड़े बदलाव का आदेश जारी कर दिए। इसी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने एक ऐसी व्यवस्था पहली बार लागू की है जो बिहार के लिए बेहद उपयोगी है। इस व्यवस्था के लिए बिल्कुल उपयुक्त राज्य है। राजनीति में अपराधीकरण का लंबा इतिहास रहा है। इस बार के चुनाव में कोई राजनीतिक दल अगर किसी बाहुबली या फिर लंबित मुकदमों वाले अपराधी को अगर उम्मीदवार बनाता है तो उसे बताना होगा कि आखिर वो उन्हें क्यों उम्मीदवार बना रहे हैं। यही नहीं, राजनीतिक दलों को अखबारों में यह सूचना प्रकाशित करनी होगी। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर यह प्रावधान किया है। बिहार में 70 के दशक के बाद से राजनीति में अपराधियों का बोलबाला हो गया है, जिस पर हत्या, अपहरण और फिरौती के जितने केस लंबित हों वो राजनीतिक दलों में ही नजर आता है। ऐसे उम्मीदवार अपनी रॉबिन हुड की छवि बना
बनाकर चुनाव जीतते भी रहे हैं। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं और मौजूदा विधानसभा की अवधि 29 नवंबर तक है और चुनाव आयोग को 29 नवंबर से पहले चुनाव कराने होंगे। हर बार की तरह इस बार भी बिहार के चुनाव कई चरण में कराए जाएंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर में रेलवे में निजीकरण को लेकर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर वार। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज रेलवे में निजीकरण के अपने पहले कदम पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सुझाव दिया है कि जनता इस कदम के लिए उन्हें माफ नहीं करेगी। सरकार ने आज रेलगाड़ियों के निजीकरण का पहला कदम उठाया, जिसमें निजी कंपनियों से यात्री ट्रेन चलाने के प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। मंत्रालय ने प्रस्ताव के अनुसार निजी फर्म रेलगाड़ियों को 35 वर्षों तक चला सकती है। रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस प्रस्ताव में 109 मार्गों पर 151 ट्रेनें चलाने की योजना है, जो 30,000 करोड़ रुपए के निजी निवेश की मांग करेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, केंद्र सरकार को राहुल गांधी के सुझाव पर अमल करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। आपको बता दें, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क को लगभग 13,000 ट्रेनों में चलता है। रेलवे लगभग 12 लाख लोगों को रोजगार देता है। यात्री सेवाओं का हिस्सा सब्सिडी पर चलता है, जो कि इन वर्षों में बड़े नुकसान की वजह बना है, जिसे मंत्रालय को पुनः प्राप्त करने में असमर्थ रहा है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के इस कदम पर ट्वीट करके लिखा है कि रेल गरीबों की एकमात्र जीवन रेखा है और सरकार उनसे ये छीन रही है। जो छीनना है छीनिए, लेकिन याद है, देश की जनता इसका करारा जवाब देगी। वही अगली बड़ी खबर में बाबा रामदेव सहित राज्य और केंद्र सरकार को हाई कोर्ट ने नोटिस भेज दिया है। जी हां, आपको बता दें, पिछले सप्ताह कोरोना की दवा के तौर पर लॉन्च की गई कोरोनिल पतंजलि आयुर्वेद के दावों का गंभीर संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को रामदेव की कंपनी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार और कुछ अन्य संस्थाओं को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में उनसे इस मामले के 1 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। दवाई के बारे में रामदेव के दावे को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पतंजलि आयुष उत्तराखंड के निदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और पतंजलि के दावों के अनुसार दवाई का परीक्षण करने वाले राजस्थान के निम्स विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किए गए हैं। अदालत के सभी संस्थाओं को अपने जवाब 1 सप्ताह के भीतर दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। वकील मणि कुमार द्वारा दायर जनहित याचिका में रामदेव पर कोरोना की दवा के रूप में कोरोनिल लॉन्च कर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए दवाई पर प्रतिबंध लगाने की प्रार्थना की गई है। याचिका में कहा गया है कि दवाई को ICMR से कोई प्रमाणिकता नहीं मिली है और न ही पतंजलि आयुर्वेद के पास इसे बनाने की कोई लाइसेंस है। याचिका में कहा गया है कि पतंजलि का दावा है कि दवाई का राजस्थान के निम्स विश्वविद्यालय में परीक्षण किया गया, जबकि निम्स ने इसका खंडन कर दिया है। वही अगली बड़ी खबर में SBI के बदले ATM से पैसे निकालने के नियम। जहां अगर आपके पास SBI का डेबिट कार्ड है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 1 जुलाई से बैंक ATM से कैश निकालने के नियम बदल गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लॉकडाउन के समय ATM से कैश निकालने के नियमों में बदलाव कर दिया गया था और यह बदलाव 30 जून 2020 को खत्म हो चुकी है। अब SBI के ATM से कैश निकालने के नियमों को फिर से बदल दिया गया है। अब इस नियम के अनुसार SBI खाता धारक जिनका मासिक बैलेंस औसतन 25,000 रहता है, वह बैंक ब्रांच से 8 बार बिना शुल्क दिए कैश निकाल सकते हैं, जिनमें 5 बार SBI ATM से और 3 बार अन्य ATM से पैसे निकाल सकते हैं। 25,000 से 50,000 औसत बैलेंस वाले खाता धारक 10 बार बिना शुल्क दिए कैश निकाल सकते हैं और 50,000 से 1 लाख रुपए वाले खाता धारक 8 बार बिना शुल्क दिए कैश निकाल सकते हैं। 1 लाख रुपए से अधिक औसत बैलेंस वाले खाता धारक बैंक ब्रांच से कैश निकालने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। बैंक ब्रांच से वह कितनी बार भी कैश निकाल सकते हैं। फ्री लिमिट के बाद कैश निकालने पर SBI 5 रुपए से लेकर 8 रुपए तक चार्ज काट सकता है। SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार मेट्रो शहर में SBI 1 महीने में अपने नियमित बचत खाता धारकों को 8 मुफ्त लेन देन करने की अनुमति देता है। इसके अलावा ग्राहकों से प्रत्येक लेन देन पर शुल्क लिया जाता है। SBI 1 महीने में अपने नियमित बचत खाता धारकों को 8 मुफ्त लेन देन करने की अनुमति देता है। इनमें 5 लेन देन SBI ATM से कर सकते हैं और बाकी 3 लेन देन अन्य ATM से कर सकते हैं। गैर मेट्रो शहरों में 10 मुफ्त ATM लेन देन होते हैं, जिसमें 5-5 लेन देन SBI और अन्य बैंकों से किए जा सकते हैं।
वही दूसरी बड़ी खबर में शिवराज कैबिनेट विस्तार पर कमलनाथ ने साधा निशाना का यह संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ बड़ा खिलवाड़। जी आपको बता दें, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार खत्म हो गया है। गुरुवार को राजभवन आयोजित समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 28 मंत्रियों को शपथ दिलाई। सिंधिया खेमे के 11 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। वहीं शिवराज सरकार के कैबिनेट विस्तार पर कांग्रेस पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने निशाना साधा है। कमलनाथ ने नए मंत्रियों के शपथ लेने पर कहा है कि शिवराज सरकार में 14 मंत्री तो ऐसे हैं जो विधायक ही नहीं है। कमलनाथ ने ट्वीट किया कि लोकतंत्र के इतिहास में मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल ऐसा मंत्रिमंडल है जिसमें कुल 33 मंत्रियों में से 14 वर्तमान में विधायक ही नहीं है। यह संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ बड़ा खिलवाड़ है, प्रदेश की जनता के साथ मजाक है।